29 मार्च 1989 को जापान के टोक्यो में पुलिस ने एक 19 साल की लड़की की किडनैपिंग के केस के सिलसिले में 4 लोगों को अरेस्ट करती है और उनसे इंट्रोगेट करती है। तो वो लड़के ये तो कन्फेस करते हैं कि उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत करा है, मगर पुलिस के पास जो एक्चुअल में केस होता है उससे वो केस मैच नहीं करता है। तो पुलिस वालों ने सोचा कि ये शायद झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन चारों को अलग अलग रूम में बैठा करके अलग अलग लोगों से इंट्रोगेट करना शुरू करा, मगर फिर भी उनके जवाब एक सिमिलर से थे। तो पुलिस वालों को रियलाइज हुआ कि शायद ये सच कह रहे हैं। तो पुलिस वालों ने उनके केस के ही बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। तो पुलिस वालों ने सोचा कि शायद हमने जिस केस के सिलसिले में इन्हें अरेस्ट करा है, एक्चुअल में ये लोग उस केस के गुनहगार नहीं हैं, बल्कि इन्होंने सच में किसी लड़की के साथ गलत करा है और एक्चुअल में इन्होंने करा है। इसलिए इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने उस केस के बारे में पता लगा लिया है, इसलिए इन्होंने अपनी कन्फेशन खुद ही करना शुरू कर दी। तो फिर पुलिस वालों ने उस केस के ही बारे में उन्हीं से पूछना और शुरू करा कि बताओ क्या करा है तुमने उस लड़की के साथ। तो वो लड़के डर जाते हैं और अपना कन्फेशन देने लगते हैं और पूरे डिटेल्स के साथ बताते हैं। वो चारों लड़के बताते हैं कि उन्होंने एक लड़की को मार करके उसे एक 55 गैलन के नीले ड्रम में डाल करके उसे सीमेंट और कंक्रीट से जमा करके एक काजू कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर के ड्रम करा है। तो पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां की छानबीन करते हैं। तो पुलिस वालों को दूर एक नीला ड्रम दिखता है। पुलिस वालों को रियलाइज हो जाता है कि हो ना हो ये वही ड्रम है जिसमें एक डेड बॉडी मौजूद है। तो वो तुरंत वहां पर फॉरेंसिक टीम को बुलाते हैं। तो फॉरेंसिक टीम वहां पर आकर छानबीन करती है और उसे नीले ड्रम में ऊपर दिख रहा बाल दिखता है, जिससे उन्हें भी रियलाइज होता है कि इसके अंदर, इस कंक्रीट के अंदर एक डेड बॉडी मौजूद है। तो वो उस कंक्रीट के ड्रम को सेफली बाहर तोड़ते हैं और उसके अंदर से डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। आप रियलाइज नहीं कर सकते कि वो डेड बॉडी कितनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। आप इमेजिन करो कि एक छोटा सा टब है जिसके अंदर पूरे कंक्रीट से जमाया गया हो और उसके बीच में एक फोम का गुच्छा रखा हो और तुम्हें उस फोम के गुच्छे को बाहर सेफली निकालना है। तो तुम कैसे निकालोगे? तुम यही करोगे कि तुम उस कंक्रीट के डब्बे को तोड़ोगे और उसके अंदर से फोम के बॉक्स को या फिर गुच्छे को बाहर निकालोगे। मगर तुम उस जब कंक्रीट को तोड़ोगे तो उसका इम्पैक्ट उस फोम के गुच्छे पर भी होगा। यही होता है उस डेड बॉडी के साथ, जिसके कारण वो डेड बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। एक्चुअल में उस पोस्टमार्टम में ये साफ साफ मेंशन होता है कि इस लड़की की मौत डोमेस्टिक वायलेंस के कारण हुई है। उस लड़की को मारने से पहले उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करा गया था और उस लड़की के ब्रेस्ट के अंदर नीडल्स पाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा गया हो और उसके ब्रेस्ट के अंदर जानबूझकर नीडल्स डाला गया हो। और यहाँ तक कि उस लड़की के रेक्टल कैविटी के अंदर प्लास्टिक के बोतल्स फंसे हुए मिले थे और वो लड़की मरने से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उस लड़की का चेहरा इतना ज्यादा डैमेज कर दिया गया था कि वो लड़की पहचान में नहीं आ रही थी। और आज हम जानेंगे उस समय पे ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस अबाउट द केस ऑफ जंगकुक। इस केस की शुरुआत जापान के मिनाटो नाम के शहर से होता है, जहाँ पर एक 17 ईयर ओल्ड लड़की जिसका नाम जंगकू फुरोता था, वो अपने पेरेंट्स और यंगर ब्रदर के साथ रहा करती थी। वो वहाँ पे याशिव मीना में हाई स्कूल में पढ़ाई भी किया करती थी। उसके साथ साथ एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी, ताकि वो अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसा कलेक्ट कर सके। जंगकू काफी गुड लुकिंग थी, उसके साथ साथ वो एकेडमिक में भी काफी अच्छी थी। इसके वजह से जंगकू ना चाहते हुए भी काफी लड़कों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। जंगकू अपने हाई स्कूल लड़कों के लिए एक ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी। उसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप भी था जिन्होंने स्कूल तो ड्रॉप कर लिया था, लेकिन वो अक्सर स्कूल आया करते थे ताकि वो दूसरे स्टूडेंट्स को बुली कर सकें। एंड उन लोगों का लिंक वहाँ के लोकल गैंगस्टर के साथ भी था। इस वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स
फैकल्टीज एंड आसपास के लोग भी उनसे डरा करते थे। उस ग्रुप में एक 18 साल का हिरोशी मियानो था, 17 साल का ओगुरा, 16 साल का शिंजी मिनाटो और 17 साल का यासुशी वाता नाम के 4 लड़के थे। इन चारों में से हिरोशी मियानो को जंकू के ऊपर क्रश था और एक दिन हिरोशी मियानो जंकू को प्रपोज कर देता है, मगर जंकू उसे काफी ज्यादा पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हिरोशी मियानो को काफी ज्यादा इंसल्ट फील होता है। हिरोशी मियानो को ये रिजेक्शन और इंसल्ट काफी ज्यादा बुरा लगता है और इसका गुस्सा वो अपने मन में बैठा लेता है। 25 नवंबर 1988 को जंकू अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करके अपने साइकिल से अपने घर जा रही थी। उसी रास्ते पे हिरोशी मियानो एंड शिंजी मिनाटो घूम रहे थे एंड उन्होंने जंकू को अकेले जाते हुए स्पॉट करा, तो उन्होंने बदला लेने के लिए हिरोशी मियानो ने शिंजी मिनाटो से कहा कि तुम जाकर के उसकी साइकिल को गिरा दो, मैं हेल्प करने के बहाने उससे बातचीत शुरू कर दूंगा। और एज इट इज होता भी ऐसा ही है। शिंजी मिनाटो जाकर के उसकी साइकिल को जोर से लात मार देता है और जंकू वहीं पर अपने साइकिल के साथ नीचे गिर जाती है। उसी समय हिरोशी मियानो उसे हेल्प ऑफर करता है। जंकू उसे जानती थी और क्योंकि वो उसके स्कूल में पढ़ा करता था, इसलिए वो उसे हेल्प के लिए मना नहीं कर पाती है और वो उसका हेल्प ले लेती है। हिरोशी मियानो उसे घर छोड़ने के बहाने उसे एक आजाद के एक होटल में ले जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद वो उसे धमकी देने लगता है कि तुम अगर किसी को बुलाने की कोशिश करोगे या अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करोगे या तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो मैं अपने गैंग मेंबर्स से कहकर तुम्हारे मॉम डैड को मरवा दूंगा। जिसकी वजह से जंकू काफी ज्यादा डर जाती है और उसका हर बात मानने लगती है। हिरोशी मियानो उस रात जंकू के साथ काफी ज्यादा गलत काम करता है। गलत काम का मतलब तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब उसका मन भर जाता है तो वो अपने दोस्त शिंजी मिनाटो को भी बुलाता है। शिंजी मिनाटो भी उस रात जंकू के साथ काफी ज्यादा गलत काम करता है और शिंजी मिनाटो का भी मन भर जाता है तो वो अपने बाकी के 2 दोस्तों को भी बुलाता है और वो उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। और इसके बाद वो जंकू को एज इट इज छोड़ने वाले थे, मगर उन्हें रियलाइज होता है कि अगर वो ऐसे ही इसे छोड़ देंगे तो ये जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देगी या किसी से बता देगी, तो इस वजह से वो उसे नहीं छोड़ते हैं। बाद में शिंजी मिनाटो जंकू को अपने घर लाता है और उसे अपने रूम में लॉक कर देता है और वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। एक्चुअल में शिंजी मिनाटो के पेरेंट्स भी ये जानते हैं कि जो जंकू है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मगर फिर भी वो शिंजी को कुछ भी नहीं बोलते थे क्योंकि वो खुद शिंजी मिनाटो के जो गैंगस्टर लिंक्स थे उनसे डरा करते थे और शिंजी मिनाटो जो भी कुछ करता था वो बस उसे सहते रहते थे। 25 नवंबर 1988 से लेकर 4 जनवरी 1989 तक टोटल 44 डेज तक उन्होंने जंकू को टॉर्चर किया था। स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों तक वो जंकू को अपने फिजिकल एंड सेक्सुअल नीड को फुलफिल करने के लिए सिर्फ यूज करा करते थे। जब उनका मन भर जाता था तो वो अपने दूर के दोस्तों तक को अपने घर बुलाया करते थे ताकि वह भी जंकू के साथ जबरदस्ती कर सके। 100 से भी ज्यादा अलग अलग लड़कों ने जंकू का रेप करा था। जंकूक के मिसिंग होने के 3 दिन बाद जंकूक के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। ना जाने कैसे इन लड़कों को उस रिपोर्ट के बारे में पता चल जाता है। तब वह जबरदस्ती जंकू से अपने पेरेंट्स को कॉल लगवाते थे और उससे फोर्सफुली ये बुलवाते थे कि अपने पेरेंट्स से ये कहो कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूँ और मैं उस लड़के के साथ काफी खुश हूँ एंड उसे ढूंढने की कोशिश ना करें और ये मिसिंग रिपोर्ट भी वापस ले लें। इस वजह से जंकू के पेरेंट्स ने जो मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी वो उसे विड्रॉल कर लेते हैं एंड पुलिस वाले भी इस केस में कुछ भी नहीं कर पाते एंड वो हर रोज जंकू को टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके ढूंढा करते थे एंड उस पर ट्राई भी किया करते थे, जैसे कि जंकू को हमेशा उन लड़कों के सामने बिना कपड़ों के रहना एंड उसे उनके सामने मास्टरबेट करने के लिए फोर्स करना एंड उसके जेनाइटस में अलग अलग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए फोर्स करना, जैसे कि हॉट बल्ब, आयरन रॉड एंड अलग अलग ऐसी चीजें जिसे वो
खुद भी इंसर्ट नहीं कर पाती थी। कभी कभी तो उसके जेनेटिक्स में कुछ ऑब्जेक्ट फंस भी जाती थी, मगर ये लोग उसे बाहर रिमूव नहीं करते थे। जब जंकू की पोस्टमार्टम करी गई थी तो उसके जेनेटिक्स में एक प्लास्टिक का बोतल फंसा हुआ मिला था। यहीं पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि जंकू को कितना ज्यादा टॉर्चर करा गया होगा। दिसंबर के महीने में जंकू वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन लड़कों ने जंकू को भागते हुए पकड़ लेते हैं और पनिशमेंट के तौर पर उसके पैर के ऊपर एक बड़ा सा डंबल छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसका पैर टूट जाता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक डंबल जब आपके घुटनों पर गिरेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली आपका भी पैर टूट जाएगा। जब जंकू को वॉशरूम भी जाना पड़ता था तो वो रेंगते हुए जाती थी और रेंगते हुए बाहर आती थी। जंकू अब थक चुकी थी, उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था कि वो अब भीख मांगती थी कि उसे मार दो। बस इतना ही नहीं, वह उसके बॉडी पर गर्मा गर्म वैक्स को गिराया करते थे एंड लाइटर फ्यूल का यूज करके उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जलाया करते थे। वो उसे ढंग से खाना तक नहीं देते थे, वो उसे उसी के यूरिन पीने के लिए फोर्स करते थे। अगर वो मना करती थी तो उसे पंचिंग बैग की तरह यूज किया करते थे। जंकू को प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया था और इसके कारण अब उसके घाव भर नहीं रहे थे। उसके घाव में से अब फ्लूइड गिरने लगा था एंड उसको अब देखकर उन लड़कों को घिन आने लगी थी और जंगकुक अब काफी बुरी दिख रही थी। लेकिन फिर भी वो लोग उसे और ज्यादा टॉर्चर करते थे और उसे छोड़ने का नाम तक नहीं लेते थे। एक दिन जंगकुक के लेफ्ट साइड के निपल्स को फोर्सफुली प्लास से प्लग कर देते हैं या फिर कटर से कट कर देते हैं, जिसके कारण जंगकुक काफी ज्यादा दर्द में रोती है। 4 जनवरी 1989 को हिरोशी मियानो अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में हार जाता है, जिसका सारा फ्रस्ट्रेशन वो जंगकुक के ऊपर उतारता है और उस दिन रात के 10 बजे तक जंगकुक अपनी आखिरी सांस लेती है। जब इन लड़कों को पता चलता है कि जंगकुक की अब डेथ हो चुकी है तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसी रात वो लोग एक 55 गैलन का नीला सा ड्रम लेकर आते हैं और जंगकुक की बॉडी को उसमें डाल करके सीमेंट और कंक्रीट से उसे जमा देते हैं और उसी रात वो लोग उस ड्रम को ले जा करके एक काजू कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर डंप कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस को जब इस बात का पता चलता है तो उन लोगों को अरेस्ट करती है, जिसके बाद हिरोशी मियानो को 20 साल की सज़ा होती है और ओगुरा को 10 साल की सज़ा होती है और शिंजी मिनाटो को 9 साल की सज़ा होती है एंड यासुशी वाता को 7 साल की सज़ा होती है। इसके साथ साथ कंपनसेशन के तौर पर शिंजी मिनाटो के पेरेंट्स को, जंगकुक के पेरेंट्स को लगभग 8 लाख पे करने पड़ते हैं एंड इस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस क्लोज होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। प्लीज़ आप अपना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर जाना, या तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो या इस वीडियो को लाइक कर सकते हो या इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ये सब आपके हाथ में है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। प्लीज़ आप अपना कोई पॉजिटिव रिव्यू ज़रूर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।